गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस। हमने नाउन एंड नंबर कंप्लीट कर लिया और मैं मानता हूं कि नाउन एंड नंबर से संबंधित जितने भी असाइनमेंट दिए गए हैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में, जितने भी एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लिए हैं या कर रहे हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करें, क्योंकि नाउन एंड नंबर के बाद नाउन एंड केस शुरू हो रहा है और नाउन का यह लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो नाउन एंड नंबर कंप्लीट कर लें, नाउन एंड केस कंप्लीट कर लें, फिर प्रोनाउन में जाएं, क्योंकि ये नाउन के बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। तो पर्सन हम केस में पढ़ लेंगे, फिर पर्सन हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ लेंगे। लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं, नंबर एंड केस, इनसे संबंधित क्वेश्चंस करें। एक बार रोज आप असाइनमेंट में चेक कर लें कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं इससे संबंधित क्या है। सबसे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन्हें चेक करें और सॉल्व कर लें, चेक करें और सॉल्व कर लें। कॉमन एरर्स जो दिए गए हों उन्हें लास्ट में बनाएं। बाकी फिलर वगैरह अकॉर्डिंग टू चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। अब जैसे नाउन एंड नंबर समाप्त हो गया, तो अशोक कुमार सिंह के कॉमन एरर को भी ऐड किया गया है, आप उसे जरूर बना लें। बहुत अच्छी किताब है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, उसे भी आप बना लें। और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर कर चुका हूं, तो यूट्यूब पे सर्च करके उन वीडियोस को आप देख करके क्लियर कर लें। बाकी जो कॉमन एरर्स दिए गए हैं टेस्ट वगैरह, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तब टेस्ट आप दें। नेक्स्ट, नाउन एंड केस, इसमें हम केस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। केस क्या है? केस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम सॉरी, case is that form of noun or pronoun which shows its relation with other words in a sentence। यह वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अपने संबंध को दर्शाने का काम करता है। Case is that form of noun or pronoun which shows its relation with other words in a sentence। in a sentence, in a sentence बेहतर होता है, ऐसे in sentence भी लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल काइंड्स के बाद आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, इसलिए यहां मैंने एग्जाम्पल छोड़ दिया है। इसके काइंड्स होते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी होता है। ऑब्जेक्टिव केस अपना है, हालांकि कुछ लोग ऑब्जेक्टिव का भी दूसरा नाम बताते हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव का काइंड है, आगे आपको मिलने वाला है। पॉसेसिव केस का दूसरा नाम होता है जेनिटिव केस और वोकेटिव केस का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। आइए सबको अलग अलग चार्ट के माध्यम से देखते हैं, फिर पढ़ेंगे। आपके सामने है चार्ट, केस चार्ट, हाँ दिख रहा है। अब केस चार्ट बार बार आप स्केच करें ताकि आपको याद हो जाए। इसका बहुत ही रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पर्सन, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस में दो ब्लॉक हो जाते हैं, एक एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा प्रोनाउन का। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसका एडजेक्टिव माई होगा और प्रोनाउन माइन होगा। अब आई का प्लूरल क्या होगा? तो वी होगा। मी का प्लूरल क्या होगा? अस। माई का प्लूरल आवर एंड माइन का प्लूरल आवर्स। इन्हें याद करना होगा आपको। सेकंड पर्सन हमेशा प्लूरल माना जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब यू एक व्यक्ति के लिए यूज होता है तब क्या इसके साथ इज लगाया जाए, क्या इसके साथ हैज लगाया जाए? जी नहीं, यह एक के लिए यूज हो रहा हो या अनेक के लिए यूज हो रहा हो, इसे प्लूरल माना जाता है। अतः इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करें। हमेशा प्लूरल वर्ब दें, यानी आर दें, हैव दें, वर दें, कभी भी सिंगुलर न सोचें। हाँ, आप कह सकते हैं कि यू इज अ प्रोनाउन। यू इज अ प्रोनाउन, यहाँ यू को आप एक वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं। तुम, आप सब या आप लोग के अर्थ में नहीं, तब यू इज आप कह सकते हैं। तब तो आप वी इज भी कह सकते हैं और दे इज भी कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दे कम्स अंडर थर्ड पर्सन, यू कम्स अंडर सेकंड पर्सन एंड वी कम्स अंडर फर्स्ट पर्सन। यहाँ सिंगुलर वर्ब मैं दे रहा हूं क्योंकि एक वर्ड के रूप में यूज कर रहा हूं।
तो यू योर एंड योर्स होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में 3 शब्द आते हैं, ही, शी एंड इट, और इन तीनों का प्लुरल होता है दे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट। इनका एडजेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ही का हिज होगा, शी का हर होगा, इट का इट्स होगा, और दे का देयर होगा। जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो ईट का नहीं होता है प्रोनाउन, बाकी सबका जैसे हिज का हिज ही रह जाएगा, हर का हर्ष हो जाएगा यानी शी का हर्ष हो जाएगा, और दे का देयर्स हो जाएगा, ईट का होता ही नहीं है। तो यह है केस चार्ट। इसमें सारे केस वोकेटिव को छोड़कर, क्योंकि वोकेटिव का यूज प्रोनोमिनल नहीं है, प्रोनाउन के रूप में वोकेटिव केस का यूज ही नहीं होता है, इसलिए वह इस चार्ट में नहीं मिलता है। तो यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आप पर्सन भी सीख रहे हैं और इसमें आप प्रोनाउन का एक बड़ा पार्ट सीख लेते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन होता है। हालांकि मैं आपको प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यह जो पार्ट आप देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या इनके ऑब्जेक्ट्स के जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये क्या हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन ही तो हैं। इसलिए केस में बताई गई चीज़ें आपको प्रोनाउन में भी काम करेंगी और प्रोनाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी इस केस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नॉमिनेटिव केस हम जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस का काम क्या है, वाक्य में नॉमिनेटिव केस क्या करता है। इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यह किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है। और यदि मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप हु का इस्तेमाल करें। हिंदी व्याकरण में कौन या किसने का वर्ब से हु लगा करके प्रश्न पूछें, आपको जो आंसर में शब्द प्राप्त होगा वह आंसर नॉमिनेटिव केस ही होगा और उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो जो एक्शन वाला वर्ड है, जो वर्ब है, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसके पहले हु लगा दें और आप प्रश्न पूछें, जो आंसर मिलेगा वह उसका सब्जेक्ट होगा। हिंदी में कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछें, इंग्लिश में हु। तो नॉमिनेटिव केस क्या करता है, तो सब्जेक्ट का काम करता है। तो डैश हेल्प्स मी, बिना रूल पढ़े भी आप यहाँ ही भरेंगे, और डैश वांट टू गो देयर आप यहाँ दे भरेंगे। क्यों? क्योंकि आदत है ना, आदत है कि भाई हम मी गो तो नहीं लिख सकते, आई गो लिखते हैं, ये आदत है। लेकिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि नॉमिनेटिव केस जो है वही सब्जेक्ट का काम करता है। यह फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1 है कि नॉमिनेटिव केस जो है वह वर्ब का सब्जेक्ट होता है। इसका रूल 2, इट इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉम्प्लीमेंट? इन हिंदी इट इज कॉल्ड पूरक। हिंदी में इसे पूरक कहते हैं। पूरक क्या है? तो जो पूरा करे, जो पूरा करने का काम करे उसे पूरक कहते हैं। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉम्प्लीमेंट इज वर्ड व्हिच कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड जनरली इट इज अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा नाउन और प्रोनाउन होता है। यह वाक्य के अंत में आता है और वाक्य को पूरा कर देता है। तो जब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए आप प्रोनाउंस का चयन कर रहे हो तो वह नॉमिनेटिव फॉर्म का होगा, यानी सब्जेक्ट वाला होगा। इट वॉज डैश, अब इट वॉज अच्छा लगेगा हिम लिखें। जेसी नेस्फील्ड साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि इन स्पोकन इंग्लिश वी कैन यूज इट वॉज हिम, बट इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वी कैन नॉट यूज इट वॉज हिम। स्पष्ट लिखा है उन्होंने, तो ये ध्यान रखें। अर्थ क्या होगा? इट वॉज ही, वही तो था। इट वॉज ही, वही तो था। अब कॉमन एरर पूछ देगा, इट वॉज हिम हु हेल्प्ड मी। इट वॉज हिम हु हेल्प्ड मी। तो इट वॉज हिम अच्छा लग रहा है सुनने में भी, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, नॉट हिम।
इट इज डैश, तो इट इज सी वही तो है। तो क्यों यह कॉम्प्लीमेंट है? सिर्फ कह देने से आप मान लेंगे? यह कॉम्प्लीमेंट इसलिए है कि यदि हम यहां से ही और शी को ढक दें तो हमारे पास इट वॉज और इट इज बचेगा, जो निरर्थक है, मीनिंगलेस है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पर शी लगा देते हैं, हम ही लगा देते हैं, यह अर्थपूर्ण हो जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। यही काम है किसका? कॉम्प्लीमेंट का, कि यह वाक्य के लास्ट में आकर के जुड़ता है और अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदल देता है, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में बदल देता है। अब इट इज यूज्ड आफ्टर एज और देन। एज और देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। यहाँ तो अक्सर लोगों को भ्रम होते रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक भी करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। मैंने इसके लिए ट्रिक भी दे दिया है कि एज और देन प्लस नॉमिनेटिव केस। एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। ट्रिक यहाँ दिया हुआ है कि एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन डैश। अब आपको अच्छा लगेगा कि ना मी भर लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब इसका जो साउंड आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, मी होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां हम जिसकी तुलना कर रहे हैं वह नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस से होती है, इसलिए आई होगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ केसेस में ऑब्जेक्टिव केस भी देन के बाद यूज होते हैं, जो कि आगे आपको मैं बताने वाला हूं। यू आर नॉट सो लेबोरियस एज डैश। आप उतने मेहनती नहीं हैं जितना वह, तो यहाँ ही होगा, हिम नहीं। अब क्यों? क्योंकि आप तुलना किसकी कर रहे हैं? यू से तुलना कर रहे हैं। यू और ही तो दोनों नॉमिनेटिव केस हो गए, और नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होती है। यानी कहीं कहीं देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आपको मिलने वाला है, और वो भी ट्रिक से आप समझ जाएंगे। फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का फंक्शन कैसे यह काम करता है? तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्टिव शब्द जो है इसी में ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। ऑब्जेक्ट से ही तो बना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट शब्द अपने आप में नाउन है और ऑब्जेक्टिव शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। IVE आपने पढ़ा है ट्रिक कि कैसे हम शब्दों को आइडेंटिफाई करेंगे। जब मैं प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पढ़ा रहा था तब इन चीजों को आप सीख चुके हैं। IVE से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव है अपने आप में। तो इट इज यूज्ड आफ्टर अ प्रिंसिपल वर्ब। यानी हम कहाँ यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का? यानी हम मी का, हिम का, देम का यूज कहाँ करते हैं? अस का यूज कहाँ करते हैं? तो पहला रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यह है कि इनका प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के बाद करते हैं। यानी वह वर्ब जो एक्शन को, जो काम को व्यक्त करता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ही वॉज स्कॉल्डिंग डैश। वह मुझे डांट रहा था। तो मी ही क्यों होगा? क्यों हम मान लें कि मी ही होगा? इसलिए क्योंकि स्कॉल्ड मीन्स डांटना होता है, यह मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का यहाँ इफेक्ट हो रहा है मी के ऊपर, इसलिए यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए। सी टॉट डैश। सी टॉट ही नहीं होगा, सी टॉट हिम होगा। क्यों? क्योंकि टॉट एक प्रिंसिपल वर्ब है और हिम इसका ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां भी आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जैसे मैंने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिक बताया था, वैसे ही ऑब्जेक्ट के लिए भी आप एक ट्रिक सीख लें। किसी भी सेंटेंस में से यदि आप ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं तो व्हाट या हुम का इस्तेमाल करें वर्ब के पहले, यानी प्रिंसिपल वर्ब के पहले, और इसका जो आंसर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट ही होगा उस वाक्य का। हिंदी व्याकरण में क्या, किसको या किससे, क्या, किसको या किससे आप यूज कर लें वर्ब के पहले, और जो आंसर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही वॉज स्कॉल्डिंग मी, वह मुझे डांट रहा था। पूछिए किसको डांट रहा था? तो मुझे यानी मी यहाँ क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। सी थॉट हिम, उसने उसे पढ़ाया। किसको? हिम को।
अब हम कहें आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पूछिए क्या? तो इंग्लिश यानी इंग्लिश क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 2, इट इज यूज्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग हम किसी प्रेपोजिशन के बाद करते हैं। यहां तो एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन के बाद बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है। प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज लाफिंग एट डैश, आई वॉज लाफिंग एट में एट क्या है? एक प्रेपोजिशन है, तो हम सी नहीं लिख सकते, हम हर लिखेंगे। सी वॉज जीलस ऑफ मी, उसे मुझसे ईर्ष्या थी। तो जीलस के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। और लाफ मीन्स तो हंसना होता है, लेकिन लाफ के बाद जब एट लगा देते हैं तो अर्थ मजाक उड़ाना हो जाता है। लाफ एट मजाक उड़ाना। जील JEAL, डाह ईर्ष्या जलन, और जील का एडजेक्टिव जीलस हो जाता है, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जैसे बिटवीन हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, ये जितने भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, अक्रॉस, जितने सारे प्रेपोजिशंस हैं, यदि इनके बाद प्रोनाउन रखना पड़े तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आप रखें। रूल 3, इट इज यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब कुछ शब्द हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। वे कौन से शब्द हैं? तो लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट। अगर हम ध्यान से आपको बताएं तो ये जो लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट है ना, यह प्रेपोजिशन का ही काम करता है। बट और एक्सेप्ट का अर्थ होगा को छोड़कर या के अलावे। को छोड़कर या के अलावे क्या है? प्रेपोजिशन है। लाइक का हिंदी अर्थ होगा की तरह, पसंद करना नहीं, की तरह। अनलाइक का अर्थ हो जाएगा के विपरीत। तो ये सभी प्रेपोजिशन के तरह ही फंक्शन करते हैं। तो फिर बात वही हो जाती है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन नॉर्मली हम प्रेपोजिशन इन्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रेपोजिशन के यूजेज को पढ़ते हैं तो ये उसमें नहीं मिलते हैं। मैं लाइक नहीं मिलता, अनलाइक नहीं मिलता। हाँ, कुछ टीचर्स एक्सेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन लाइक, अनलाइक जैसे शब्द नहीं मिलते हैं। इसलिए अलग से ट्रिक करके मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है लेट। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप करें। ही हेल्प्ड एवरीबडी बट डैश, उसने सबकी मदद की मुझे छोड़कर। तो यहां बट के बाद क्या होगा? तो मी होगा, मुझे छोड़कर। बट के बाद मी। आप कहेंगे सर बट मीन्स तो लेकिन होता है, हम तो लेकिन पढ़े थे और आप बता रहे हैं को छोड़कर। तो जब बट का अर्थ लेकिन होता है तब इसके दोनों तरफ क्लॉज रहता है। क्लॉज क्या है? तो वाक्य के पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। और तब यह लेकिन के अर्थ में आता है और दो ऑपोजिट सिचुएशंस को जोड़ने का काम करता है। ही इज इंटेलिजेंट बट आई एम डल। तो आप देखिए बट के पहले ही इज इंटेलिजेंट और बट के बाद आई एम डल। इंटेलिजेंट, डल, दो अपोजिट सिचुएशंस एक साथ, दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया। तो दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है जो मैंने यहां स्पष्ट किया। आगे, आई शैल नॉट लेट डैश डांस, मैं उसे नृत्य नहीं करने दूंगा। तो लेट है यहां, तो हम शी नहीं लिख सकते, हमें हर लिखना होगा। ही अनलाइक डैश इज अ लेबोरियस पर्सन, वह लेबोरियस पर्सन है, मतलब मैं नहीं हूं, मेरे विपरीत वह एक लेबोरियस पर्सन है। तो यहां अनलाइक होने के चलते मी होगा। नेक्स्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव केस प्लस देन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जो बात नॉमिनेटिव केस के समय मैं बोल रहा था कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस के बाद में, कभी कभी देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। वो कब होगा? तो जब यह दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना कर रहा हो, यानी जब पहले भी ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ हो तो बाद में आप ऑब्जेक्टिव दें, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। सी लव्स मी मोर देन हिम। तो आप यहां देखिए कि लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब सी लव्स मी मोर देन हिम, तो हिम भी यहां ऑब्जेक्ट है और यहां दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया गया, इसलिए हिम बिल्कुल सही है।
ही लाइक्स हर मोर देन मी, यहां भी सेम सिचुएशन है। लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वह हर है, और यहां एक और ऑब्जेक्ट के साथ इसकी तुलना की जा रही है। पॉजिटिव केस आ गया, बट एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें छूट रहा है। वह क्या है? काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट रहा है। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, आप लोग काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस लिख लेंगे, फिर पॉजिटिव केस की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के प्रकार। ऑब्जेक्टिव केस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड accusative case and the other one is called dative case। एक को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं और दूसरे को हम डेटिव केस कहते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट ही होते हैं, एक्यूजेटिव भी ऑब्जेक्ट है और डेटिव भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं एक ट्रिक से आपको समझा दे रहा हूं, तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक, आपके पास दो शब्द होंगे, एक व्हाट और दूसरा हुम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप व्हाट और हुम से प्रश्न पूछें। व्हाट और हुम से जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नॉर्मली आपने सुना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जो शब्द व्हाट के आंसर में आपको मिले, जो शब्द आपको व्हाट के आंसर में मिले, उन्हें कहा जाएगा डेटिव केस। डेटिव केस। और जो शब्द आपको हुम के आंसर में मिले, उन्हें कहा जाएगा एक्यूजेटिव केस। एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ पेन। मैंने उसे एक कलम दिया। मैंने उसे एक कलम दिया। क्या दिया? कलम। किसको दिया? उसे। तो यहां आप दो दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। क्या दिया? कलम। किसको दिया? उसे। तो जो शब्द क्या का आंसर हो रहा है वह एक्यूजेटिव केस में है, और जो शब्द किसको का आंसर या किसे का आंसर हो रहा है वह डेटिव केस में है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस। बहुत कम लेखक इस बात का वर्णन किए हुए हैं, लेकिन डेविड ग्रीन है जिन्होंने किताब लिखी है कंटेम्पररी इंग्लिश ग्रामर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। उसमें ये बात दी गई है एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस की, जो मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए हैं। आगे अब आपको पढ़ना होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इतनी चीजें आप याद करें और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व कर लें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे पजेसिव केस के ऊपर। विद दैट इट इज ओवर। हैव अ नाइस डे।